डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में और वो कौन कौन सा स्टेप्स है जो फिजिबिलिटी स्टडी में इन्वॉल्व होता है, और साथ ही साथ फिजिबिलिटी स्टडी के हम टाइप्स के भी बारे में आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी की बात करें, ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर हम इस पॉइंट को छोड़ के अगर हम कुछ और एग्जांपल से आपको समझाएं तो यूँ हम इसको बता सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई आपको बिल्डिंग डेवलपमेंट करना है। हम स्टार्टिंग में भी इस चीज़ का जिक्र कर चुके हैं। अगर आपको एक बिल्डिंग डेवलपमेंट करना है तो फिजिबिलिटी स्टडी मतलब क्या होगा कि सबसे पहले अगर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है तो कोई कस्टमर आपके पास आएगा। अगर आप एक बिल्डर हैं या आप एक डेवलपर हैं तो अब कस्टमर आपके पास आएगा तो आप उससे रिक्वायरमेंट पूछेंगे कि आपका क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो आपको बताएगा कि हमको एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग चाहिए, यहाँ पे ऐसा चाहिए, यहाँ पे ऐसा, जो भी चीज़ें हैं वो बताएगा आपको। मेरे पास इतना एरिया है, इतना मेरे पास बजट है, इतना दिन में हमको चाहिए। ठीक है, तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या होगा कि कस्टमर के द्वारा जो इनपुट दिया गया है उस इनपुट के बेस पे आप पूरा एनालिसिस कीजिए कि क्या वो जो लैंड बता रहा है वो बिल्डिंग बनने के लिए सूटेबल है। दूसरी बात कि अगर हम वहाँ पे बिल्डिंग डेवलपमेंट करते हैं, इतना टाइम में वो बता रहा है, क्या उतना टाइम में वो बिल्डिंग बनना पॉसिबल है। तीसरी बात कि जितना कॉस्ट वो बता रहा है, क्या उतना कॉस्ट में जिस क्वालिटी का मटेरियल बोल रहा है यूज़ करने, तो अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या मेरे लिए फिजिबल होगा। कहने का मतलब अगर हम उसमें लगाते हैं तो क्या मेरे पास जो प्रॉफिट बच के आएगा वो प्रॉफिट मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, लॉस तो नहीं लग जाएगा कहीं। उसके बाद कौन कौन सा वैसा टेक्निकल रिस्क आ सकता है बनाने में। ठीक है, ऑपरेशनल होगा, चलने लायक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कोई लीगल रिस्क तो नहीं आ जाएगा उसको बनाने में। ये सारा इन्वेस्टिगेशन ही फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। क्लियर? तो आप कहेंगे कि सर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करेंगे उसमें फिजिबिलिटी स्टडी क्या होगा? तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी फिजिबिलिटी स्टडी सेम ही होगा। जैसे कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करवाने के लिए, ठीक है, तो कस्टमर से आप सबसे पहले इनपुट लेंगे कि किस चीज़ के ऊपर में आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, किस लैंग्वेज के ऊपर में करना है, कितना आपका बजट है, कितना टाइम दीजिएगा, है ना। सारा इनपुट लेने के बाद उसको एनालिसिस कीजिएगा कि क्या वो आपके लिए बनाना फिजिबल होगा, मतलब आपके लिए वो बनाना प्रॉफिट के लायक होगा कि नहीं होगा। जितने टाइम में वो कर रहा है, जिस लैंग्वेज के ऊपर में कर रहा है, उतना स्टाफ आपके पास सफिशियंट है कि नहीं है ना, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने टाइम में वो बता रहा है उतने टाइम में। तो ये सारा ही क्या कहलाता है? फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब ही हुआ क्या? प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन करना किसी पुराने सिस्टम का, एग्जिस्टिंग सिस्टम का, या अगर नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं तो उसके लिए डेटा को गैदर करना और उसको एनालाइज करना ही फिजिबिलिटी स्टडी कहलाता है। क्लियर? हम बोर्ड पे कुछ पॉइंट लिखे हैं, सबसे पहले हम आपको इसको बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लिखे हैं इट कैन बी कंसिडर्ड एज प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन। देखिए, हम बार बार वही चीज़ कर रहे थे, प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन। कोई भी चीज़ बनाने से पहले जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कहलाता है फिजिबिलिटी स्टडी। दैट हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन अबाउट वेदर स्टडी ऑफ सिस्टम शुड बी फिजिबल फॉर डेवलपमेंट और नॉट। कहता है कि फिजिबिलिटी स्टडी क्या होता है? ये प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन है जो मैनेजमेंट को, किस मैनेजमेंट को? जिसके अंदर में वो प्रोजेक्ट डेवलप हो रहा है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है कि ये पर्टिकुलर सिस्टम डेवलप करना आपके लिए फिजिबल होगा कि नहीं होगा। फिजिबल हम बार बार यूज करें। फिजिबल कहने का मतलब आप प्रॉफिट के टर्म में बात कर सकते हैं, है ना, आपके टाइम के टर्म में बात कर सकते हैं कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी चीज़ को फिजिबल कहते हैं, है ना, ताकि आपको भी कुछ प्रॉफिट निकल के आए। ठीक है, तो ये कहता है फिजिबिलिटी स्टडी। अब फिजिबिलिटी स्टडी में वो कौन कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व है उसके बारे में हम कुछ पॉइंट लेके यहाँ पे बता रहे हैं आपको। जैसे पहला चीज़ क्या कहता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना आप शुरू करेंगे या प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला क्या करेंगे? फॉर्म अ प्रोजेक्ट टीम। जब भी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनने के लिए आया तो सबसे पहला जब भी कंपनी उसको एक्सेप्टेंस कर लेती है, उसके बाद एक सिस्टम एनालिस्ट को चूज करता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को चूज करता है, जो जिसके ऊपर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पूरे प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट करना। अब प्रोजेक्ट मैनेजर जब भी अपॉइंट हो गया तो वो फिर क्या करता है? अपने अकॉर्डिंग से एक टीम को
बाइंड अप करता है, बनाता है, फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे सिस्टम है ना, डिजाइनिंग का कोई टीम होगा, टेस्टिंग का कोई टीम होगा, लॉजिकल डिजाइन का कोई टीम होगा, फिजिकल डिजाइन का टीम होगा, कोडिंग का टीम होगा, इम्प्लीमेंटेशन का टीम होगा, मेंटेनेंस का टीम होगा, प्रीमियरली इन्वेस्टिगेशन का टीम होगा, एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका यही है कि प्रोजेक्ट टीम को फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद उसमें एक प्रोजेक्ट लीडर को अपॉइंट कीजिए, ठीक। दूसरा नंबर, सिस्टम फ्लो चार्ट को आप डेवलप कीजिए। अब सिस्टम फ्लो चार्ट बनाना क्यों जरूरी है? आप पढ़ चुके हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते होंगे, तो कोई भी प्रोग्रामिंग करने से पहले हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। आप ऐसे इसको समझे, अगर कोई भी आप काम करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक रफ आइडिया आप उस चीज के बारे में लगा लेते हैं, रफ नोट्स बना के, ठीक है। तो रफ नोट्स बनाना ही अगर हम एक पिक्चर के फॉर्म में बना रहे हैं तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। आप लोग पढ़े होंगे आई थिंक, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है इन टर्म्स ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो दूसरा आपका वही पॉइंट है कि फ्लो चार्ट आप डेवलप कर लेंगे। तीसरा, आइडेंटिफाई द डिफिशिएंसीज ऑफ करेंट सिस्टम एंड सेट गोल। मतलब पुराना वाला जो सिस्टम था, जो करेंट सिस्टम जो यूज हो रहा है, उसमें क्या कमी है, इस चीज को आइडेंटिफाई करना, इस चीज का पता लगाना और एक गोल सेट कर लेना कि ये जो कमी है इस पर्टिकुलर लेवल तक हम इसको लेके चले जाएंगे, इस कमी को हम दूर कर लेंगे। ये आपका तीसरा पॉइंट है। चौथा है इनुमरेट द अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अब देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे मैथी में एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन बनाने के लिए उसका बहुत सारा सॉल्यूशन है। तो वो अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढना, एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल सॉल्यूशन को, है ना, मल्टीपल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को ये फाइंड आउट करना, ये आपका कह रहा है ना, अगला स्टेप। उसके बाद क्या कह रहा है, डिटरमाइन द फिजिबिलिटी ऑफ ईच अल्टरनेटिव सॉल्यूशन सच एज टेक्निकल, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी एक्सेट्रा। उसके बाद अल्टरनेटिव सॉल्यूशन ढूंढने के बाद ये कह रहा है कि सारे कंपोनेंट के बारे में चेक करना, क्या वो बनाना इकोनॉमिकली मेरे लिए सुटेबल होगा कि नहीं होगा, ऑपरेशनल होगा कि नहीं होगा, चलने लायक होगा कि नहीं होगा, मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। उसके बाद वो शेड्यूल होगा कि नहीं होगा, है ना, बहुत सारा चीज होता है। तो ये सारे के बारे में, हर एक अलग अलग कंपोनेंट के बारे में, अलग अलग कंपोनेंट के बारे में सोचना और हर एक कंपोनेंट का अल्टरनेटिव सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, ये आपका इस पॉइंट के बारे में बता रहा है। अगला है वेट द परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ईच कैंडिडेट सिस्टम। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट आप डेवलप कर रहे हैं उससे रिलेटेड भी मार्केट में बहुत सारा प्रोडक्ट होगा आपका, ठीक है। जैसे ये मार्कर हम डेवलप कर रहे हैं, ठीक, एग्जाम्पल बता रहे हैं, तो ऐसा मार्केट में तो बहुत सारा मार्कर होगा अलग अलग कंपनी का। तो आप इस मार्कर का जो प्राइस सेट कर रहे हैं या इसका जो परफॉर्मेंस सेट कर रहे हैं, वो जो कम्पिटिटिव मार्केट में है, क्या उसके लायक ये है कि नहीं है, उसके रेस में है कि नहीं है, इसका प्राइस ज़्यादा तो नहीं हो गया। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कंपटीशन का मार्केट है, वो प्रोडक्ट आपका चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज कहता है आपको ये सेट करना कॉस्ट इफेक्टिवनेस को। अगला कहता है रैंक द अदर अल्टरनेटिव एंड सेलेक्ट द बेस्ट कैंडिडेट सिस्टम। इसका मतलब हुआ क्या, अभी हम यहाँ पे क्या बात कर रहे थे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को ढूंढना। तो सारे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन में कौन सा वो बेस्ट सॉल्यूशन है जो आपके सिस्टम के लिए फिजिबल होगा, यूज करने लायक होगा, इस चीज को पिकअप करना। और जब सारा पॉइंट ये कवर हो जाएगा तो लास्ट में एक एसआरएस डॉक्यूमेंट बनाना, एक हार्ड फॉर्मेट में, एक हार्ड कॉपी में सारे डॉक्यूमेंट को सिक्वेंशियली बनाना, ये आपका होता है लास्ट पॉइंट। वही लिखे हैं, प्रिपेयर अ सिस्टम प्रपोजल ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट डायरेक्टिव टू मैनेजमेंट फॉर अप्रूवल। जैसे आप देखिए, अगर आप बीसीए करते हैं तो बीसीए के लास्ट में, या अगर आप एमसीए कर रहे हैं तो एमसीए के लास्ट में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में आप क्या करते हैं, कोई नया भी सॉफ्टवेयर आप बनाते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाने से पहले एक रफ आइडिया जो है वो एक फॉर्मेट में, हार्ड फॉर्मेट में लिख के अपने कंसर्न डिपार्टमेंट को आप सेंड करते हैं अप्रूवल लेने के लिए कि हम जिस चीज़ पर काम करना चाहते हैं, क्या आप हमको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट टीम है वो आपका चेक करेगी, है ना, कि ये बनाने लायक है कि नहीं है, कहीं इस पर पहले भी तो काम नहीं हो चुका है, सारे चीज़ को चेक करेगी। अगर ओके होगा तो फिर आपको अप्रूवल दे देगी कि हाँ चलिए आप इसको डेवलप कीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पर, प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट प्लान, डिटेल्ड प्लान को जो ऊपर स्टेप्स बताए हैं सबको लिख लेना और अप्रूवल के लिए मैनेजमेंट के पास उसको भेज देना। ये सारा स्टेप इन्वॉल्व होता है किसमें, फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर। क्लियर है। चलिए अब हम टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। आगे अब टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी है। फिजिबिलिटी स्टडी 4 तरीके का टोटल होता है। पहला होता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी,
ठीक है। दूसरा होता है आपका टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडी, तीसरा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी स्टडी और चौथा शेड्यूल फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, तो वन बाय वन कुछ पॉइंट लिखे हम, वन बाय वन आपको अब इसको हम समझा देते हैं। सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी जब भी हम कहेंगे तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, समझिएगा कि जो हम कॉस्ट प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करने वाले हैं और उससे जो बेनिफिट निकल के आ रहा है वो मेरे लिए फिजिबल काम करने के लायक होगा या नहीं होगा, ये आपका है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। दूसरा पॉइंट हम इसमें लिखे हैं कि जब भी फंड तय हो रहा होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में कि कितना प्रोजेक्ट में इस फंड को इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट को आपको एनालाइज करना होगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या मेरा फंड इन्वेस्ट होने वाला है। ठीक है, वो टोटल फंड को जोड़ के उसके बाद प्रॉफिट को उसमें जोड़ के तब आप टोटल फंड आप अपने टीम को बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि आप प्रोजेक्ट लीडर है किसी भी टीम का, तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि किस किस पॉइंट पे कौन कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पे आपको ये फंड की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो वो टोटल फंड को ऐड करने के बाद उसमें कुछ और एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए आप, ताकि अगर किसी तरीके का रिस्क हो तो आप उसको भी हैंडल कर ले। ऐड करने के बाद अपने टीम को आप बता देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसको बनाना है, इसको बनाने वाली कंपनी कोई और है और आपको ये जिम्मा मिला है इसको डेवलप करने का। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पे खर्च है, इसके ढक्कन पे खर्च है, इसके ये निप पे खर्च है, इस पे खर्च है, रिफिल पे खर्च है, सारा खर्च जोड़ने के बाद 10 रुपीज़ आ रहा है, तो एक्स्ट्रा आप 2 रुपीज़ का मार्जिन या 1 रुपीज़ का मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग इस पे ऐड करके 11 रुपीज़ कंपनी को आप बताएंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा जो आप लिए हैं वो किस चीज़ के लिए है, ताकि किसी तरह का कोई रिस्क आता है तो आप उसको भी हैंडल कर पाए। तो ये सारा कैलकुलेशन जो है ये किसके अंदर में आता है, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर में ही आता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट वही हम लिखे हैं इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के अंदर में। जब भी आपसे इकोनॉमिक फिजिबिलिटी की बात करें तो आपके दिमाग में बस एक ही चीज़ आना चाहिए कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के बारे में वो हमसे बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड नंबर है टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर भी 2 चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहला चीज़ का ये ध्यान रखेंगे कि जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर में, क्या वो टेक्नोलॉजी मार्केट में चल रही है अभी, ठीक है, या जब तक कंप्लीट होगी तो वो टेक्नोलॉजी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जिस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं भविष्य में चल के अगर इसमें कुछ ऐड ऑन करना हुआ तब ये फिर टेक्नोलॉजी काम करेगी कि नहीं करेगी मेरे नए रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। ये 2 पॉइंट का आपको ध्यान रखना होगा टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर में। वही पॉइंट हम लिखे हैं, इट एनालाइजेज वेदर द सॉल्यूशन कैन बी सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और नॉट, ये पहला है। दूसरा, द एनालिस्ट डिटरमाइंस वेदर करेंट टेक्निकल रिसोर्सेज बी अपग्रेडेड और एडेड टू फुलफिल द न्यू रिक्वायरमेंट। जो आपका अभी करेंट टेक्निकल सिस्टम काम कर रहा है उसमें कुछ ऐड करने के बाद आपका नया रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, यह आपका इकोनॉमिक फिजिबिलिटी है। तीसरा है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी के अंदर में बात करता है कि जो प्रोजेक्ट आपका बन के तैयार हुआ, जो प्रोजेक्ट आपका डेवलप हुआ या जो प्रोजेक्ट आपका इम्प्लीमेंट किया गया है, क्या वो यूज करने के लायक है कि नहीं है, ऑपरेशन करने के लायक है कि नहीं है। ठीक है, ये ऑपरेशनल फिजिबिलिटी कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखे हैं, इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ सिस्टम आर वर्केबल। मतलब जो भी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो कंप्यूटर रिसोर्सेस आपको दिया गया या जो नेटवर्क आर्किटेक्चर आपको तैयार करके दिया गया वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। जैसे मान लीजिए कि हम मॉडेम दिए हैं आपको यूज करने के लिए, जो वाईफाई हम आपको लगा के दिए हैं वो वर्केबल है कि नहीं है, इस चीज़ को ये इंश्योर करता है ना, कौन, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। और अगला होता है, सबसे लास्ट है आपका शेड्यूल फिजिबिलिटी। तो शेड्यूल फिजिबिलिटी जो है ये आपको इंश्योर करता है कि जो गिवन प्रोजेक्ट है जिसके बनाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर में है वो गिवन टाइम में कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जैसे अगर कंपनी में आपको 2 महीने का डेडलाइन दिया है तो उस 2 महीने के अंदर में आप उस प्रोजेक्ट को डेवलप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका शेड्यूल फिजिबिलिटी कहलाता है। तो वही 4 तरीके का हम आपको फिजिबिलिटी स्टडी बता रहे थे, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी और ये शेड्यूल फिजिबिलिटी। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन के लिहाज से देखें तो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर में, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।